साथियों नमस्कार, मेरा नाम कमलकांत है। मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक बड़ा मौजू है और मज़ेदार है। मज़ेदार इसे बनाया नीतीश कुमार जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री। कल उनकी पार्टी की मीटिंग थी और उसमें उन्होंने राष्ट्रीय विकल्प के बारे में कुछ बातें कही और उनका क्या मतलब निकलता है, इसको जांचने का एक विषय बनता है। दरअसल नीतीश कुमार जी को यह बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि वो बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ गए थे और बिहार में एक महागठबंधन बनाया था और उसका पर्पज़ ये था कि मैं उसमें एक मेन रोल प्ले करूँगा और आंकलन ये थे कि वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के रूप में एक चेहरा पिच कर रहे हैं मोदी के सामने। वैसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया और उनकी जितनी भी एफर्ट थी इस बारे में सब फेल हो गई। नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही उसके जो मतलब निकलते हैं राजनीतिक, वो एक एक करके देखते हैं हमको। पहला मतलब तो ये निकलता है कि 2024 में वो हर हाल में मोदी जी को हराना चाहते हैं। दूसरा मतलब ये निकलता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद थर्ड फ्रंट नाम की कोई चीज़ नहीं बन रही है, क्योंकि उन्होंने कहा थर्ड फ्रंट नहीं बनेगा, जो भी बनेगा मेन फ्रंट बनेगा। और तीसरी चीज़ वही कि मेन फ्रंट बनेगा। तो मेन फ्रंट क्या होगा, सवाल ये है। या सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं? आपको याद है एक नाटक आया था, मुंगेरी लाल थे, उसमें हसीन सपने बनाते रहते थे और वो टूटते रहते थे। तो क्या ये जो नीतीश कुमार जी ने एक चाल फेंकी है या एक कौड़ी फेंकी है कि मेन फ्रंट बनेगा, तो वो मेन फ्रंट कैसा होगा? वो दिसंबर 2022 की जो स्थिति है आज की, उससे अलग कैसे होगा? या नाम भर का होगा, छोटे मोटे उसमें कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए जाएंगे और होगा यही? इसको थोड़ा खंगालते हैं एक एक करके पूरे विस्तार में। देश भर की चर्चा भी हो जाएगी और नीतीश कुमार जी के दावे कितने सच्चाई के करीब हैं और कितने हसीन हैं ये भी पता चल जाएगा। तो साथियों, ये मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जिसमें हम देश के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरीके से लेंगे और उनकी राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे, पूरे देश की, जितने भी देश में राज्य हैं या क्षेत्रवार। शुरू करते हैं नॉर्थ से। नॉर्थ में टोटल जो राज्य हैं वो हम शुरू करते हैं ऊपर से नीचे तक, जिसको हम नॉर्थ मानते हैं। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी, हरियाणा और दिल्ली जो हाफ स्टेट है। इसकी टोटल 41 सीटें बनती हैं लोकसभा में। 5 जम्मू कश्मीर में, 1 लद्दाख की, 13 पंजाब की, 4 हिमाचल की, 1 चंडीगढ़ की, 10 हरियाणा की और 7 दिल्ली की। ये टोटल सीटें जो हैं वो 41 हैं। जिस मेन फ्रंट की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, क्या वो मेन फ्रंट बनने से इस एरिया में कोई फर्क पड़ेगा राजनीतिक रूप से? और क्या कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें उस मेन फ्रंट के बनने के कारण मोदी जी को हराया जा सके? क्या कोई नए गठबंधन बन सकते हैं इस मेन एरिया में? एक एक करके चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें जो हैं वो हैं कश्मीर के एरिया में, जो मुस्लिम बहुल इलाका है और जो कश्मीर का एरिया है। ये सीटें कौन कौन सी हैं? बारामूला, 3 सीटें हैं, माफ़ कीजिएगा, 3 सीटें पड़ती हैं कश्मीर के एरिया में, बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग। और 2 सीटें पड़ती हैं जम्मू के एरिया में, उधमपुर और जम्मू। और 1 सीट अब अलग हुई है, लद्दाख की सीट। इन 3 जो सीटें हैं, इनमें क्या नए समीकरण बन सकते हैं जम्मू कश्मीर में? लद्दाख में तो वैसे ही लड़ाई जो है वो बीजेपी की, और अभी वहाँ बीजेपी के एमपी हैं और लड़ाई वहाँ बीजेपी की रहती है और कांग्रेस की रहती है, और किसी साथी के बहुत ज़्यादा जो हैं वो बहुत ज़्यादा वोट नहीं है, चाहे वो एनसी हो, एनसी मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस, और चाहे वो पीडीपी हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, महबूबा मुफ्ती वाली। वहाँ क्या संभावना है? जम्मू कश्मीर में ये संभावना है ये तीनों पार्टियां एक हो जाएं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, और ये तीनों मिलकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ें। तो क्या होगा? इसका असर जो पड़ेगा वो सिर्फ कश्मीर वैली में पड़ेगा, जो मुस्लिम बहुल इलाका है। और वहाँ ये तीनों सीटें जो हैं वो ये दल जो अगर एक हो जाते हैं तो जीत लेंगे, कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो आज की स्थिति से क्या बदलाव आएगा? आज भी ये तीनों सीटें इन्हीं पार्टीज के पास हैं, वहाँ तो बीजेपी का कोई जोर ही नहीं है, तो कोई फर्क नहीं हुआ, चाहे वो अलग लड़ें चाहे वो मिलकर लड़ें, वो तीनों सीटें उनके पास रहनी है। और
अगर जम्मू की जो 2 सीटें हैं, उधमपुर और जम्मू की सीट, ये दोनों सीटें में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कोई बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं हैं। ये जोर भी लगा लें तो भी ये दोनों सीटें जो हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई होगी। उनमें से कौन जीता है वो एक अलग विषय है। उसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आने का कोई विशेष मतलब नहीं रहेगा। बल्कि अभी जो हैं गुलाम नबी आज़ाद जी जो अलग हैं, वो किसके वोट को सेंध मारेंगे? वो भी इन्हीं के वोट को ही सेंध मारेंगे। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जो भी वो वोट लेंगे, इनके वोटरों में से ही लेंगे। और क्या इनका गठबंधन बन सकता है? इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। कांग्रेस छोड़ कर गए हैं गुलाम नबी आज़ाद, अब वो कांग्रेस के साथ तालमेल करेंगे? वहाँ तालमेल करने के लिए सीटों का लेन देन करना होता है, तो सीटें क्या होंगी? गुलाम नबी आज़ाद जी को तो कोई सीट ही नहीं मिल पाएगी। 3 सीटों पर दावा कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का तो बनेगा ही। तो जम्मू कश्मीर में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। लद्दाख की सीट पर भी बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई होगी, वहाँ पर भी मिनिमम असर है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का। तो मेन लड़ाई जम्मू कश्मीर में अगर सब दल इकट्ठे भी हो जाएं तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। वही 3 सीटें जानी हैं जो मुस्लिम पार्टीज़ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी या कांग्रेस मिला दी जाए तो इन तीनों को मिला के वो सीटें मिलनी हैं। और बीजेपी के खाते में 2 सीटें जम्मू से और 1 सीट वो लद्दाख पर जो है वहाँ दम से लड़ेगी। ये 3 सीटें, तो कोई असर नहीं पड़ा। अब बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये सही बात है कि हाल में जो चुनाव हुआ वो कांग्रेस जीती, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत कितना ज़्यादा है? 1% से भी कम विधानसभा में। और ये तय माना जाता है कि जब लोकसभा का चुनाव आता है तो ये सभी सेफोलॉजिस्ट मानते हैं, यानी जो चुनावों का पूर्व आकलन करते हैं या चुनावों का विश्लेषण करते हैं साइंटिफिक तरीके से, कि मोदी जी के नाम पर 10% वोट जो है वो बीजेपी को ज़्यादा मिलता है। तो हिमाचल में पिछली बार भी 4 सीटें बीजेपी के पास थी। इस बार भी जब लोकसभा का चुनाव होगा तो 4 की 4 सीटों, या तो मतलब वहाँ कोई आकलन नहीं बन सकता। तीसरी पार्टी वहाँ आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी थी, तो आम आदमी पार्टी को कोई खास वोट ही नहीं मिला। तो लड़ाई जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगी। आज भी यही स्थिति है और मेन फ्रंट बन जाएगा तब भी यही स्थिति रहेगी। तो हिमाचल प्रदेश में भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब तीसरे राज्य की चर्चा करते हैं। तीसरा राज्य क्या है? पंजाब। पंजाब में कुल 13 सीटें हैं। पंजाब में इस समय इफेक्टिवली 4 पार्टीज हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल और बीजेपी, जो वहाँ खड़ा होने की कोशिश कर रही है। एक वीक पोजीशन में है, लेकिन बीजेपी वहाँ खड़ा होने की पुरजोर कोशिश कर रही है। क्या ये चारों पार्टियाँ आपस में इकट्ठी हो सकती हैं? इन चारों पार्टियों के मुंह अलग अलग हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्या कांग्रेस वहाँ अगर कोई गठबंधन बन सकता है या बनने की संभावना हो सकती है तो ये हो सकती है कि कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी इकट्ठे हो जाएं। लेकिन क्या ये संभव है पॉलिटिकली? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इकट्ठे नहीं हो सकते। अकाली दल का रुख हमेशा, अकाली दल एक देश की उन पहली पार्टियों में से है जिसने कांग्रेस विरोध शुरू किया था। और 1969 में जो एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट देश में पहली बार बनी थी, उसमें से अकाली दल एक था। साथियों, तो पंजाब में कोई कम्बिनेशन अगर बन सकता है तो वो अकाली दल और बीजेपी का बन सकता है, और कोई कम्बिनेशन पॉसिबल नहीं। ना अकाली कांग्रेस के नज़दीक आ सकते हैं, ना आम आदमी पार्टी के नज़दीक जा सकते हैं। ये तीनों आपस में एकजुट नहीं हो सकती। लेकिन अकाली और बीजेपी का पुराना गठबंधन रहा है, बहुत पुराना, 1967 से ही है शायद। वो वापस आ सकते हैं। हालांकि अभी बीजेपी इस मूड में नहीं दिखती है और बीजेपी अपना संगठन खड़ा करने की तैयारी में लगी हुई है। पिछले दिनों उन्होंने पंजाब के 2 बड़े लीडर्स को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी, अमरिंदर सिंह और जाखड़ जी के बेटे को, सुनील जाखड़ को, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये दोनों ही विनिंग कैंडिडेट हैं और अमरिंदर सिंह जी के पास तो घर में ही 2-3 विनिंग कैंडिडेट हैं जहां पंजाब में उनको जितवाया जा सकता है। हालांकि बीजेपी में एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलता है। तो पंजाब में जो आज की स्थिति है उससे कोई बदलाव नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं अगले राज्य की, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कोई तीसरी पार्टी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस, या कांग्रेस का कैंडिडेट जीतता है या बीजेपी का जीतता है। आम आदमी पार्टी ने पिछली बार कोशिश की थी
लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 10 सीटें हैं। वहाँ मेन पार्टीज़ बीजेपी और कांग्रेस ही हैं। वहाँ एक थर्ड कॉम्बिनेशन है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी, जो पिछले 2 चुनावों में रीजनल पार्टी होकर रह गई, उसमें भी 2 अलग-अलग घटक हो गए हैं। एक में उनका ओम प्रकाश चौटाला जी खुद हैं और उनका बेटा है, और दूसरे में अभय चौटाला, और दूसरे जो है वो अजय चौटाला और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला ऑलरेडी बीजेपी के साथ हैं और वो मोटे तौर पर 1 या 2 सीटों पर प्रभावी हैं लोकसभा की, एक सिरसा और ज़्यादा से ज़्यादा मान लिया जाए तो हिसार। लड़ते वो 3-4 सीटें हैं, लेकिन प्रभावी जो हैं वो 1 या 2 सीटों पर है। और उनका कोई भी गठबंधन अगर बनेगा, क्योंकि वो सरकार में है, तो बीजेपी के साथ बनेगा और उससे बीजेपी और स्ट्रॉन्ग होगी। कांग्रेस और अभय चौटाला का कोई संगठन साथ बन नहीं सकता। जिस दिन ये बन जाएगा उस दिन अभय चौटाला जी का राजनीतिक जीवन जो है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। वो अकेले अपने बूते पर अपने इलाके में लड़ सकते हैं, तो और कोई पार्टी नहीं है वहाँ पर। तो साथियों, हरियाणा में भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। जो आज की स्थिति है या पिछले चुनाव की स्थिति थी, उससे कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अब अंतिम राज्य जो रह गया वो रह गया दिल्ली। दिल्ली में 7 सीटें हैं और सातों इस समय बीजेपी के पास हैं। और बीजेपी में जो लोकसभा में बीजेपी का जो वोट है वो पिछली बार 56-57% था, और विधानसभा में या एमसीडी में कुछ भी हो, लोकसभा में पिछले 2-3 चुनावों के अंदर जो लोकसभा के 2 चुनाव हैं उसमें दिल्ली जो है वो मोदी जी को ही वोट देती रही है। और यहाँ जो उसके मुकाबले की पार्टी है वो आज की तारीख में तो आम आदमी पार्टी है। पिछले चुनाव में हालांकि कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिला था लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में और एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को तो बिल्कुल साफ कर दिया। तो इंटरेस्ट जो है वो इतना ही है कि सेकंड पार्टी कौन रहती है। क्या आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी के रूप में भी उभर पाती है, लोकसभा के लिए भी उभर पाती है या नहीं। जैसे वो पंजाब में लोकसभा में भी उसने कुछ सीटें गेन की हैं, और यहाँ पर कोई कम्बिनेशन बन नहीं सकता है। यहाँ का कम्बिनेशन यही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ साथ हो नहीं सकते हैं, और कोई ऐसी पार्टी है नहीं जिससे कम्बिनेशन बनाया जा सके। तो उत्तर भारत के अंदर नीतीश जी का फार्मूला जो है वो किसी काम का नहीं है। हम साथियों एक एक करके सब राज्यों की चर्चा करेंगे, या रीजन वाइज या बड़े राज्य हैं तो अकेले। तो जो नीतीश जी ने कल बात कही उसका कोई मायने नहीं है। दरअसल वो अपना, मुझे जो लगता है कि वो अपना रेलिवेंस खोज रहे हैं। वो एक ऐसी बड़ी बात कहकर बाहर निकले थे बीजेपी के साथ से कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बनना है, राष्ट्र में मोदी जी को हराना है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट वो भी हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट तो उनको किसी ने माना नहीं। वो आए, उन्होंने कोशिश की, सोनिया गांधी जी से भी मिले, केजरीवाल से भी मिले, टीआरएस के नेता जो अब भारत राष्ट्र समिति हो गई है उनसे भी मिले, राव से, लेकिन किसी ने उनको लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन अब वो अपने ही जाल में, मुझे लगता है, थोड़े फंस से गए हैं कि बीजेपी से ये कहकर बाहर आए हैं, तो इस चीज़ को तो उनको सर्वाइव करना ही पड़ेगा। कांग्रेस कोई बात नहीं कर रही है किसी फ्रंट की, किसी भी तरह के फ्रंट की। जो बात कर रहे हैं वो नीतीश जी ही कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा प्लेयर होने वाला, अगर जो नीतीश जी की बात मानी जाए कि मेन फ्रंट होगा, तो मेन फ्रंट में कांग्रेस तो मेन पार्टी होगी। तो जो मेन पार्टी है वो मेन फ्रंट की कोई बात नहीं कर रही है, वो तो अपने में लगी है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये आकलन आपको पसंद आया होगा। इसकी सेकंड सीरीज़ कल बनाएंगे और इसी बहाने एक चर्चा हो जाएगी कि देश में 2024 के संदर्भ में कहाँ कहाँ परिवर्तन के चांसेस हैं। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साथियों नमस्कार, ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, उससे आपके पास सूचनाएं आएंगी।